जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, अगर आप मुर्गी का गोश्त खाते हैं तो उसमें एहतियात बरतें, क्योंकि मुर्गी के गोश्त में कोरेज़ा नामी एक नई बीमारी का इंकशाफ हुआ है। ये कोरोना से मिलती जुलती बीमारी है, जिसमें मुर्गी को नज़ला, ज़ुकाम और सांस लेने में दुश्वारी का मसला होता है, जिसकी वजह से बेशतर पोल्ट्री फार्म्स कराची में बंद कर दिए गए हैं। क्या ये बीमारी पूरे पाकिस्तान में फैल गई है? क्या ये इस बीमार मुर्गी खाने से जो है इंसान बीमार हो सकता है या नहीं? आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे इसके हवाले से डिटेल्स क्या हैं। ये मुर्गी जब मर जाती है तो इसे तल्फ किया जा रहा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इससे मुतल्लिक जो है बहुत सारे रूमर्स और जो फेक न्यूज़ हैं वो भी हम देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है और इस बीमारी से क्या कुछ होगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ हम आज आपको प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होने वाला है। आज हुकूमत में जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसका इजलास हुआ, जिसमें ये डिसाइड किया गया। वकार मसूद साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए रेवेन्यू हैं, उन्होंने बताया कि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना चाह रहे हैं। आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि किस हद तक ये इजाफा हो सकता है और कितना मुमकिन है। बड़े पॉजिटिव आदादो शुमार आ रहे हैं। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हम मजीद टैक्सेस नहीं इस बजट में लगाने चाह रहे। हुकूमत की पूरी तवज्जो है बजट बनाने के हवाले से और बजट में ही टीम मसरूफ़ है बनाने में। तो क्या अपडेट्स हैं वो भी आज आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। दूसरी जानिब कोरोना की अगर बात की जाए तो 19 अबव की वैक्सीनेशन हुकूमत की जानिब से खोल दी गई है और लोग अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है इसमें जो रजिस्ट्रेशन करा रही है। आप भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं अगर आप 19 साल से बड़े हैं। और इस हवाले से वैक्सीनेशन सेंटर्स पे रश भी देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक दवाई है, एक वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, उसके हवाले से कुछ लोगों की शिकायत आ रही हैं। वो क्या है वो आपको भी बताएंगे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले चलते हैं मुर्गी के हवाले से। जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है कि मुर्गी के गोश्त में या मुर्गी में जो ये बीमारी पाई जाती है मुंतकिल भी हो सकती है इंसान तक या नहीं हो सकती। कोकब इकबाल साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया कोकब इकबाल साहब। मुझे ये बताएं कि ये जो पहले तो ये खबर आ रही थी, ये इंकशाफ जो हुआ है ये किस हद तक सच है कि मुर्गी में ये बीमारी कुरेजा नाम की पाई जा रही है और ये कोरोना से मिलती जुलती बीमारी है? जी देखें, ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जब हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये बीमारी अब बहुत बुरी तरह फैल चुकी है कि लातादाद पोल्ट्री फार्म्स इस सिलसिले में बंद हो चुके हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में मुर्गियां मर रही हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और हमारे पास भी जो अपडेट्स आई हैं, और इससे सिलसिले में एक जो डॉक्टर हैं इसके जो बाकायदा जैसे एनिमल डॉक्टर होता है, इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन ने डॉक्टर्स रखे होते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने कहा, इस बात की तस्दीक की कि ये बीमारी है। कह रहे हैं मगर ये जुज़वक़्ती तौर पे बीमारी है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी आती है और इस टाइप की, और ये ख़तरनाक बीमारी इस तरह होती है कि जब आपको, एक तो हम कोरोना से जंग लड़ा है और दूसरी तरफ इससे मिलती-जुलती बीमारी, जैसे इससे पहले बर्ड फ्लू आया था, वो भी इसी टाइप की बीमारी थी। और ये मुर्गियों में ये अक्सर व बेशतर ये कोई ना कोई बीमारी आती है। उसके बाद अब ये जो कोरोना से मिलती हुई बीमारी आई है, तो यकीनन लोगों को जो है एहतियात रखना चाहिए, मुर्गी खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमार चीज़ है, जिसको हम खाते हैं, यकीनन वो बीमार होती है। अगर तंदुरुस्त होगी मुर्गी और वो खाएँगे तो यकीनन हमारी सबकी सेहत जो है बेहतर हो सकती है। तो इस सिलसिले में ये यकीनी शवाहिद मिले हैं कि इसको जो, और जैसा कि आपने कहा कि ये मुर्गियाँ जो मर रही हैं, ये तल्फ कहाँ की जा रही हैं, इसको कहाँ दफनाया जा रहा है, इसको कहीं खड्डा खोद के अगर नहीं किया जा रहा तो ये और बदतरीन बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। कोकब साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये बीमारी पूरे पाकिस्तान के पोल्ट्री फार्म्स में अगर बात करें तो फैली हुई है, वबा की तरह है, या फिर हमने देखा कि जिस तरह हमारे पास खबरें हैं कि कराची के बेशतर पोल्ट्री फार्म्स को बंद किया गया, ये सिर्फ कराची तक ही महदूद है या सिंध तक महदूद है? देखें, ये कराची में तो इसकी जो चीज़ है वो बीमारी की वो शवाहिद मिले हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब जो है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब वबा आती है तो जैसे ही कोरोना आया तो पूरी दुनिया में फैला, इसी तरह जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है,
वही गाड़ियां अगर कहीं आ रही जा रही हैं तो उससे भी जो डिजीज फैलने के इम्कानात होते हैं। अब ये सूरत हाल पंजाब में क्या है, दूसरे मुल्क के कंट्रीज में क्या है, ये अभी हमारे पास अपडेट आ रही है, हम इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। तो आपके पास हतमी तौर पर ये कोई अपडेट नहीं है कि ये कराची से या फिर सिंध से निकल के किसी दूसरे सूबे में आई हैं या नहीं? ये कराची से सिंध में तो यकीनन जाहिर है कि यहाँ तो बहुत ही उसका ज्यादा वो होता हैगा, और जब वबा के फैलती है तो यकीनन पूरा मुल्क जो है हर वबा की लपेट में आता है। तो अभी कुछ चीज अगर हमारे पास और भी अपडेट आ रही हैं तो हम इसको आपको बिल्कुल उसके आपके साथ शेयर करेंगे। कोकब मगर साहब, मेरा ख्याल है जी कि जी ये वबा जो है जी जी। वो अभी ऑथेंटिकेट नहीं है, मगर मुझे किसी ने कहा है, आज ही अपडेट हुई थी कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ये फैल चुकी है। अच्छा, कोकब साहब, मुर्गी का गोश्त बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे लोग जो हैं खाना पसंद भी करते हैं। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मुर्गी में बीमारी है तो उसके इंसानों तक मुंतकिल होने के कितने चांसेस होते हैं फिर? देखिए, जब भी कोई बीमार है या कोई भी चीज, अगर आपने देखा कि जैसे मैंने आपको कहा कि सेहतमंद जो चीज है, यानी मुर्गी अगर सेहत है, उसकी सेहत सही है, तो वो अगर खाएंगे तो यकीनन आपके जिस्म में जो है उसके सेहतमंद अज्जा जाएंगे। मगर अगर बीमार है कोई भी जैसे फले गले सड़े फल अगर आप कोई खा ले तो यकीनन उसके मुस्बत नताइज नहीं आएंगे, बल्कि वो बीमारी की तरफ जाएगा। तो यकीनन इसको रोकना चाहिए और इसको मुर्गी खाने से परहेज करना चाहिए। जब बीमारी की कोई भी शय हमारे दरमियान में मौजूद होती है तो हम उसको लोगों को मुंतबा करते हैं कि वो खाने से गुरेज करें। और अभी आपने देखा कि चंद ही दिनों में जो है इसकी जो डिमांड थी वो बहुत खत्म हो गई है, और लोग जो है मुर्गी खाने से परहेज कर रहे हैं। यकीनन उनको अपनी सेहत ज्यादा अजीज है। कोकब साहब, कुछ अरसे पहले भी ये खबर चली थी और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी आई थी जिस पे बेशतर पोल्ट्री फार्म्स की वीडियोस में दिखाया गया था कि किस तरह से मुर्गियां मरी पड़ी हैं और बताया गया था वबा। ये उसके बाद फिर पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से मौक़िफ़ आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक या दो फार्म ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कोई बीमारी या फिर किसी भी और वजूहात की वजह से ये मरी हों। तो वो पोल्ट्री फार्म का ज़ाहिर बात है एक इंटरेस्ट भी है, उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो अब ये तमाम खबरें हमारे सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल हकाइक पर मबनी है और इसमें जो पोल्ट्री फार्म की जानिब से अगर इसकी कोई तरदीद भी होती है तो वो लोग उस पर कान ना धरें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब पोल्ट्री वहाँ एसोसिएशन ने पिछली दफा जब बर्ड फ्लू आया था, तो कराची में उनके जो हमारे उस वक्त के मेयर थे नहमतुल्ला साहब, उनको बुला के जो है उनकी दावत की और उनसे कहा कि जनाब देखिए, लोगों को बताएं कि आपने मुर्गी खा ली है। तो कॉमर्स सपोर्टर्स ने मुझसे पूछा था कि जनाब ये इन्होंने पोल्ट्री एसोसिएशन ने उनकी दावत की और नहमतुल्ला साहब ने दावत उड़ाई है और ये उनको कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ये बताया जाए कि ये जो मुर्गी थी वो पोल्ट्री एसोसिएशन पोल्ट्री फार्म्स की थी या देसी मुर्गी थी। तो ये आज तक नहीं बताया गया, इतना अरसा गुजर गया। ये हर आदमी अपना बिजनेस बचाने के लिए मुख्तलिफ चीजें कर रहा होता है, मगर उनको सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए कि ये जो वो बात कर रहे हैं वो अपने बिजनेस बचाने के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए बात करनी चाहिए। लोगों को उससे अवेयरनेस देनी चाहिए। हमारा काम है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कि लोगों को अवेयरनेस दें। और ये मैं बात ऑथेंटिकेट कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर से, पोल्ट्री फार्म का जो डॉक्टर था उसने भी बताया कि हाँ ये डिजीज है, मगर उसने भी बात को छुपाने, मैंने कहा ये सबसे पहले मुझे बताओ कि मुर्गी तल्फ कहाँ की जा रही है, जो भी मुर्गियां मर रही हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में मुर्गियां मर रही हैं। ये बात उसने कहा मुझसे कि, मगर उसने ये नहीं, उसने कहा साहब कोई कुत्ते खा लेते, कोई गाँव गूटों में जहाँ फार्म है वहां के लोगों को दे देते हैं, मगर वो भी बात गलत है। कुछ अच्छे फार्मर्स हैं जो कि उसको तल्फ करते हुए उसको गड्ढे में दफना देते हैं। तो ये कहीं पे भी एक वीडियो हमारे पास नहीं है। मैंने उससे कहा कि आप हमें वीडियो भेजें कि जहाँ तल्फ की जा रही है। अभी तक मुझे कोई अपडेट्स नहीं आई कि मुर्गियां कहाँ तल्फ की जा रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं, 20 साल पहले मैंने एक बात की थी कि ठंडी मुर्गी के नाम से जो है मुर्गियां जो मर जाती हैं वो मार्केटों में बेची जाती हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो टिक्का बनाने वाले, शॉर्मा बनाने वाले और इनको सस्ती जो चीजें मिल रही होती है वहां से लेते हैं। इनको ये पता नहीं होता कि ये मुर्गी कहाँ से आ रही है। और ये आखिर मुर्गी, मैं लोगों से कहता हूँ कि जो जिंदा मुर्गी है वो खरीदें, और जिंदा मुर्गी खरीदने के बाद आप अपने सामने ज़िबा कराएं, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसकी सेहत अच्छी थी या वो सही नहीं थी।
क्योंकि लुढ़कती हुई मुर्गी, ये बीमार मुर्गी को खाने से बजाय ये कि उनकी सेहत के नुकसान हो सकता है। कोकब साहब, हमने मुर्गी के रेट में भी देखा बेपनाह इजाफा हुआ और हम इस पर प्रोग्राम्स भी करते रहे कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ख़ुसूसन मुर्गी का रेट जो 600 से ज़्यादा 600 को टच किया, 439 रुपये अगर सरकारी रेट है, फिर भी ज़्यादा में बिक रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसका रेट कम होने जा रहा है। तो ये मुर्गी जब लोग अपने खरीदेंगे नहीं, इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। लेकिन जब भी मेरा तजिया है कि जब भी पोल्ट्री फार्मर्स ने अपने रेट के मुताबिक अपने पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे मुर्गी बिकी और अंडे बिके, 220 रुपए डजन अंडा बिका, और उसके बाद आप ये देखें 600 रुपए किलो मुर्गी बिकी। तो मैं समझता हूं कि इसको जो है, जब भी इन्होंने ये इंतहाई मुनाफाखीरी की और जब भी इनके ऊपर कुदरती आफात आती है, और ये बिल्कुल जो है, अब ये 16 रुपए किलो में भी, जैसे बर्ड फ्लू में 16 रुपए किलो में कोई मुर्गी लेने वाला नहीं था, तो लोगों ने मुर्गी खाना छोड़ दी थी। तो यकीनन फिर जो है, इनकी जो है ये बहुत बड़ी मतलब ये कि वो होगा और डाउन टूवर्ड्स रेट पे चले जाएंगे और उनको बेचना मुश्किल हो जाएगा। कोकब साहब, आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कितना लंबा अरसा होता है, अगर ये बीमारी आए तो कितने ड्यूरेशन तक चलती है? अमूमी तौर पे देखने में आया और उसके बाद फिर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे कोरोना के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, इसी तरह तमाम ये जो मुर्गियां हैं, इनको भी वैक्सीन किया जाता है, इनको भी दवाइयाँ दी जाती हैं, इनको भी प्रॉपर तरीके से इसकी देखभाल की जाए। जो पोल्ट्री फार्मर्स समझदार हैं, जो समझते हैं इस बात को, जो तहकीकात रखते हैं और जिन्होंने डॉक्टर बाकायदा कंसल्टेंट हायर किए हुए हैं, वो उनके पोल्ट्री फार्म्स बेहतर तरीके से जल्दी 4-6 महीने में, कुछ टाइम लगेगा मगर बेहतर हो जाएंगे। मगर ये जो पोल्ट्री फार्मर्स इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और उनको यकीनन बड़े नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पूरे पूरे पोल्ट्री फार्म तबाह बर्बाद हो जाते हैं और उसके सिर्फ शेड रह जाते हैं। तो ये बात देखनी चाहिए उन पोल्ट्री फार्मर्स को भी कि इनको वैक्सीन कराएं। ये भी वैक्सीन होती हैं और इनको बाकायदा वैक्सीन किया जाता है। इनके दानों में जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। इनको इनके शेडों में एक प्रॉपर तरीके से एक जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। जहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, वहाँ इनकी जो है मुर्गियाँ ज़्यादा बुरी तरीके से जो है वो मरना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अब आजकल जो है उसको बेहतर तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बड़े-बड़े शेड लगाए गए हैं और उसमें डॉक्टर्स मुतय्यन किए जाते हैं। जो अच्छा कारोबार करते हैं, वो उसको पूरी तवज्जो देते हैं, और अगर जो तवज्जो नहीं देंगे, उनकी पोल्ट्री फार्म्स का यकीनन नुकसान होता है। ठीक, कोकब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कोकब साहब हमें बता रहे थे कि मुर्गी का इस्तेमाल और उसके गोश्त का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए कम करें, क्योंकि मुर्गी में जो बीमारी आई है वो ख़तरनाक है और मुज़र सेहत हो सकती है। लिहाजा हमने सोचा कि इसको आज अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में शामिल किया जाए और आपको आगाह किया जाए, जो लोग मुर्गी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ख़ुसूसन सिंध या कराची के इलाके में, वो ज़रूर एहतियात बरतें। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में कितना इजाफा होने जा रहा है इस बजट में, बजट के हवाले से क्या अपडेट है, आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो है कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, जिसमें डिसाइड किया गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। वक़ार मसूद साहब ने ये कमेटी में बताया, पिछले साल हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था जब बजट पेश किया, लेकिन इस साल किया जा रहा है। ये इजाफा मुमकिना तौर पर कितना हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और पिछले साल जो नहीं किया था, उसके बाद हमने देखा एहतजाज किया गया सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, डी चौक पर आए, काफ़ी मार धाड़ हुई, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान बात तय पा गई थी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माशी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे जानेंगे। फ़ारूक साहब, हुकूमत ये दावे कर रही है कि इस साल जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। हम वही एक्सपेक्ट करें जो 10% किया जाता था। अब तो हमने देखा कि थोड़ी सी बेहतर GDP ग्रोथ आई है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
वो उस तरह से नहीं आई कि 2.1 पे रहेंगे। अब 3.9 का जो फिगर आया है उससे मईशत को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मईशत हमारी दुरुस्त समत है और मुस्तहकम हुई है। आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा फोकस हुकूमत का होना चाहिए, वो खुराक की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से होना चाहिए। अगर आपने पिछले साल हुकूमती मुलाजमीन की जो है तनख्वाहें वो नहीं बढ़ी, और जो खुराक की इन्फ्लेशन रही है, खुराक की कीमतों में महंगाई का रेट रहा है, अगर वो 14-15% रहा है, तो आप सोचिए कि साथ ही साथ आमदन जो है, जो परचेजिंग पावर है, जो कुव्वत खरीद है, वो गिरती चली जा रही है, चीज़ों की कीमतें महंगी हो रही हैं। और फिर घर में जो है, आप सोचिए, आटा, चीनी और बिजली, तीन चीज़ें जिनको मैं ख़ास तौर के ऊपर जिनका मैं फोकस करता हूँ। उन ना आप आटा खरीद पाते हैं, चीनी पूरी नहीं खरीद पाते, और बिजली का बिल जैसे 3 साल पहले अगर 10-11 रुपए यूनिट था, तो अब वो 24-25 रुपए यूनिट आने लगा है। तो फोकस होना चाहिए कि खुराक की कीमतें ना बढ़ें, और बिजली, गैस जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी कीमतें ना बढ़ाई जाएँ। आप तनख्वाहें जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें, अगर खुराक की कीमतें भी उस शरह से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो फिर आप सोचिए कि तनख्वाहें बढ़ाने का जो है वो कोई मकसद सामने नहीं आता। 3 साल से हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आपको 3 साल का कोई दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई हो। 3 साल पहले कोई 35 रुपए किलो था, अब वो 70-75 रुपए पे पहुंच गया है। इसी तरह चीनी का 3 साल में 100% इजाफा है कीमत का, और आपको 70 साल की तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें चीनी की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई है। इसी तरह बिजली मैंने आपको बताया, वो भी तकरीबन 100% बढ़ गई है। तो फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कितनी तनख्वाह बढ़ानी है, फोकस होना चाहिए कि कुव्वत खरीद को किस तरह बढ़ाना है, और उसके अच्छा लिए डॉक्टर ज़रूरी साहब, आप ये पॉइंट कर रहे हैं तो आज इजलास में ये भी डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा है कि खुराक की महंगाई के हवाले से आईएमएफ सहूलत देने को तैयार है। अगर आईएमएफ सहूलत देता भी है तो हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे, और क्या हुकूमत ये कर भी सकती है? देखिए, मैं समझ नहीं पाया आईएमएफ का और आटे की कीमत का क्या ताल्लुक है, आईएमएफ का और चीनी की कीमत का क्या ताल्लुक है, और आईएमएफ का आईएमएफ इसमें क्या रोल प्ले कर रही है। देखिए, इसमें तो हुकूमत पाकिस्तान का रोल है। वो खुद से गंदम की जो बेस प्राइस है, जो सपोर्ट प्राइस कहलाती है, उसको सेटल करती है। खुद से वो कोटा देती है आटे की मिलों को। इसी तरह चीनी के शोबे में गन्ने की कीमत जो है वो हुकूमत खुद से फिक्स करती है। वो खुद से लाइसेंसेस देती है, कौन चीनी की मिल बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। तो आईएमएफ का और पाकिस्तान के अंदर खुराक की कीमतों का कोई डायरेक्ट ताल्लुक मुझे नजर नहीं आता। ये तो हुकूमत ने खुद से करना है कि जो इनपुट कॉस्ट हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है। और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जिसको कहते हैं कि कितनी कितने आटे की प्रोडक्शन हो, कितनी गंदम की प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान में, उसकी कितनी खपत है, और उसको कंट्रोल करना कि क्या सर, इम्पोर्ट वो चाहिए इजाफी होगी। इजाफी टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि इजाफी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे आईएमएफ की जानिब से। आपको पता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो टैक्सेस की जिस तरह से शरह रखी जाती है, उन्होंने कहा कि इस पे बातचीत हुई है और इस पे आईएमएफ हमें सहूलत देने को तैयार है कि इजाफी टैक्स नहीं लगेंगे। देखिए, आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, फरवरी 16 तारीख को वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। उसमें हमने कहा कि 1200 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे, 900 अरब इजाफी बिजली के बिलों के मद में इकट्ठा किया जाएगा। अब हमारे यहाँ एक नए वजीर खजाना आ गए हैं। आईएमएफ और जो आलमी मालियाती इदारे हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा मुआहदा किस वजीर खजाना से हुआ था। वो ये देखते हैं कि वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान से उनका एक मुआहदा हुआ है, और अब एक नए वजीर खजाना आ रहे हैं, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनकी ये आरजू है, वो ये चाहते हैं कि जो मुआहदे फरवरी 16 को जो मुआहदा किया गया था, उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। तो एक तो ये बड़ा गलत पैगाम जाता है दुनिया भर को कि पाकिस्तान मुआहदे करता है और फिर मुआहदों से मुकर जाता है। तो हमें यहाँ पे फोकस ये करना होगा कि हमने जो मुआहदा कर लिया है उसको किस तरह पूरा किया जा सकता है, और उसके क्या तरीके हो सकते हैं।
ये ज़रूर है कि आप आईएमएफ के पास जाके कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब, इफ कोविड यू की आर थर्ड सेइंग वेव सो, आ रही डॉक्टर है, हमें साहब कुछ लेट मी पुट अ क्वेश्चन, इफ यू आर सेइंग सो, इसका मतलब है शौकत तरीन साहब जो ये कह रहे हैं कि आइंदा बजट में इजाफी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये धूल झोंकने के मुतरादिफ है आवाम की आंखों में? देखिए, 3 बड़े पिलर्स थे आईएमएफ और पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ था। उसमें सबसे बड़ा पिलर था 1200 अरब के इजाफी टैक्सेस। दूसरा बड़ा पिलर उसका था कि बिजली का रेट 5 से 6 रुपए यूनिट बढ़ाया जाएगा और जिसके नतीजे में 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। और तीसरा था कोई 140 अरब के जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, वो जिनकी एग्जेम्पशन दी गई थी, वो एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी। अब ये एग्रीमेंट है। अगर वजीर खजाना साहब आके हमें ये बता रहे हैं कि वो नए टैक्सेस भी नहीं लगाएंगे, वो बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, वो कॉर्पोरेट टैक्सेस भी वापस नहीं लेंगे, तो इसका मतलब फिर जो 16 फरवरी को अग्रीमेंट हुआ था वो तो खत्म हो गया। यहाँ पे हम कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि हमारा मुआहदा आईएमएफ से खत्म हो गया है। हम ना आईएमएफ के साथ चल सकते हैं और ना ही आईएमएफ के बगैर रह सकते हैं। एग्जैक्टली ये आपने जो बात की है कि आईएमएफ के साथ अगर हमने ये मुआहदा किया है तो इसमें क्या फैसिलिटेशन दी जा सकती है, कोई सहूलत दे दे आईएमएफ? अगर शौकत तरीन साहब जाके बात करें कि जी कोरोना है, थर्ड वेव है, हम बड़े पिसे हुए हैं और हमारी मईशत सही तरह चल नहीं पा रही है, कोई हम पे रहम करें, तो ये मुमकिन हो सकता है कुछ? देखिए, फरवरी 16 को स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ। उस वक्त भी कोरोना और कोविड जो है वो जोरों शोरों पे था। उसके बाद मार्च में आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल आई। उस वक्त भी ये कोरोना जो है, कोविड जो है, ये जोर शोर में था। अब हम किस मुंह से उनके पास वापस जाएंगे जबकि आपने फरवरी में एक एग्रीमेंट कर लिया हुआ है? फिर दूसरी एक बात जो शायद ढकी छुपी रह जाती है, मैंने आईएमएफ का कोई ऐसा मुआहदा किसी मुल्क के साथ नहीं देखा कि जहां वो ये कहता हो कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें या गैस का रेट बढ़ा दें। वो ये कह रहा है पाकिस्तान को कि आपके बिजली के शोबे में 1000 अरब रुपए का तकरीबन सालाना नुकसान हो रहा है, खसारा हो रहा है। आप उस खसारे को खत्म कर दें। अब उस खसारे को खत्म करने का तरीका ये है कि आप चोरी के ऊपर कंट्रोल करें। उस खसारे को खत्म करने का तरीका ये है कि आप अपने बिलों की वसूली जो है, जो आजकल 90% हो रही है, उसको बढ़ा के 98-99% पे लेके जाएं। जब हुकूमत फेल हो जाती है, चोरी को कंट्रोल नहीं कर पाती, बिलों की वसूली नहीं कर पाती, तो फिर उसको मजबूरन जो है वो टैरिफ रेट बढ़ाना पड़ता है। तो बिजली का रेट बढ़ाना पड़ता है। डाल देते हैं कि भाई आईएमएफ की मजबूरी है, आईएमएफ का हुक्म आया है कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें। असल में ऐसा नहीं है। असल में हमारी हुकूमत जो है वो चोरी कंट्रोल करने में नाकामयाब हो जाती है, बिलों की वसूली करने में नाकामयाब हो जाती है, तो फिर उसको बिजली के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि 5% जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा गया है इस बजट में भी आएगा, तो क्या समझते हैं रियलिस्टिक टारगेट है? देखिए, 1 माह पहले हुकूमत ने एक मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क कहलाता है, वो आईएमएफ को बना के दिया था और उसमें हुकूमत का अपना टारगेट जो रखा गया था वो 2.9% पे रखा गया था। अब अचानक 1 महीने में ऐसा कौन-सा मौजूदा हो गया? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 1 महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ गया? क्या हमारी कंज़म्पशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई? क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया? वो क्या मौजूदा है, उसकी निशानदेही हुकूमत नहीं कर पा रही। हमें बता नहीं रही कि अगर 1 महीना पहले हुकूमत का ख़्याल था कि 2.9% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, तो फिर अब वो 3.9 पे, यानी कि तकरीबन 30% इज़ाफ़ा 1 महीने में कैसे हो गया? तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि हमारी जो अदाद-ओ-शुमार हैं, क्या आलमी मालियाती इदारे, क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं, वो उन अदाद-ओ-शुमार के ऊपर एतबार और एतमाद कर सकते हैं या नहीं? अगर जवाब नफ़ी में आ जाए तो फिर ये बड़ी ख़तरे की बात हो जाती है। उनके पास ठीक। बेशुमार ममालिक दुनिया के अवेलेबल हैं, जहाँ वो जा सकते हैं और सरमायाकारी कर सकते हैं। मुझे शक ये पड़ रहा है कि हमारा एतबार और एतमाद हमारे अदाद-ओ-शुमार से लोगों का उठता जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मौजूद थे हमारे साथ, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और फिर कोरोना के हवाले से डिस्कस करेंगे। जो 19 अबव लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, एस्ट्राजेनेका के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ कोरोना की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। साइनोफार्म के हवाले से एक रिसर्च आई है और वो रिसर्च राइटर्स ने शाया की है। उस रिसर्च स्टडी बताती है कि 72% इसकी एफिकेसी है। इससे कबल हमारे पास जो आदाद शुमार आए थे उसमें 78-79% बताया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बड़ी रिलायबल है। साइनोफार्म चूँकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को लगी है, इसकी एफिकेसी के हवाले से काफ़ी लोग कंसर्न थे। तो ये जो रिसर्च अब आई है इसने इसको इंडोर्स कर दिया है। ये हमने सोचा आप तक शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा ने। डॉक्टर सीमी जमाली एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। डॉक्टर सीमी साहिबा, ये मुझे बताएं कि हमने वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और अब 19 अबव भी ये लगा सकते हैं। तो कहीं पे साइनोफार्म लग रही है, कहीं पे एस्ट्राजेनेका लग रही है। एस्ट्राजेनेका के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को डर के ये एस्ट्राजेनेका नहीं लगवा रहे हैं। वो क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का पहले जो मसला आया था यूरोप में, उसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, उसके बाद से लोग काफ़ी कंसर्न हैं। तो इस हवाले से और हमारे पास कुछ इतलात हैं, कुछ इदारों ने बाकायदा तौर पे अपने मुलाजमीन को मना किया और वो सरकारी इदारे हैं। तो आप क्या समझती हैं एस्ट्राजेनेका के हवाले से, आपके पास क्या नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, हमारे पास एक तो हमें ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो सोशल मीडिया पे मिथ्स वगैरह इसके बारे में फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। साइनोफार्म वो वैक्सीन थी जो चाइना ने सबसे पहले रिसर्च में आई थी चाइना के, और चाइना ने अपने सारी आर्मी को साइनोफार्म की वैक्सीन लगवाई थी। और चाइना को अब आप देखें कि जो भी वैक्सीन उनको लगी हैं, चाइनीज आर्मी को ये सबसे पहले लगी थी और डबल डोज लगी थी और 2 डोजेस, यानी कि 21 डेज अपार्ट जिस तरह हम लोग लगा रहे हैं। और उनका पूरा मुल्क जो है इस वक्त मास्क फ्री हो गया और उनके मुल्क से ये अब हम जिक्र ही नहीं सुनते कि चाइना से ये वायरस जो है शुरू हुआ था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल गया, लेकिन चाइना से ये क्लियर आउट हो गया। तो इसलिए वैक्सीन लगाना तो बहुत ही जरूरी है। एस्ट्राजेनेका के बारे में जो आपने खास तौर पर सवाल पूछा है, बहुत से लोगों को बहुत सारा कंसर्न था इसके बारे में, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमारे मुल्क में ड्रैफ्ट ने इसको पास किया है। WHO की रेकमेंडेड वैक्सीन में से ये एक है और इस वक्त भी मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में ये लग रही है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने तो अपने जो लोग आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके, उन्होंने एस्ट्राजेनेका को रेकमेंड किया है। हमारे मुल्क में ये 40 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लगाई जा रही है और इसको अच्छा खासा गैप दे के लगा रहे हैं, यानी कि आफ्टर 12 वीक्स सेकेंड डोज लगता है। इसमें कुछ रिस्क थी इन यंगर एज्ड ग्रुप, लेकिन ये रिस्क जो है जब क्लियर हो गई वहां से यूरोपियन ममालिक से, तो उसके बाद इसको दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे लोगों को नुकसान हो जाए। एंड डेफिनेटली द गवर्नमेंट हैज गॉन थ्रू दिस वेरी वेल और उसके बाद ही उन्होंने एस्ट्राजेनेका को अप्रूव किया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई रिस्क की जो आपने बात की वो कंपैरेटिव वो क्या था एग्जैक्टली? जी, वो रिस्क ये था कि कुछ याद हिस्ट्री टेकिंग जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात को देखना चाहिए। क्या वो लोग पहले से बीमार थे, क्या वो लोग पहले से कोई क्लॉटिंग का इलनेस था, किसी को स्ट्रोक पहले तो नहीं हो चुका था या प्रोन तो नहीं थे स्ट्रोक के, उन लोगों में कुछ तशवीश की बात हुई है, लेकिन उसकी परसेंटेज इतनी लो है 0.0004%, तो उसका रिस्क जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू डाइंग ऑफ कोविड। कोविड जो है वो एक ऐसी मुज़िब बीमारी हो गई है इस वक्त, उससे किसी वक्त भी लोगों को अभी तक जो है आप देखें जो मरने का जो वो है मैकेनिज्म बाय विच पीपल डाई इज टेरिबल। बहुत ही हम कितने एयर हंग्री होते हैं लोग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, कोविड निमोनिया से लोग इंतकाल कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो रिस्क फैक्टर जो है बहुत ही मिनिमल है एस्ट्राजेनेका का। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा जो पाक वैक बन रही है इसकी एफिकेसी आप कितनी देखती हैं, और ये अगर लगाई जाती है आवाम में, पाकिस्तानी आवाम में, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? रिकमेंडेशन के हवाले से। पहली बात मुझे सुनाई नहीं दी, क्या फरमाया जो आपने? पाक वैक है, जो पाकिस्तानी वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमने चाइनीज से फार्मूला लेके और वो उनकी अंडर सुपरविजन डेवलप की है, उसको आप किस तरह से देखती हैं?
मेरा ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए अगर हम ये वैक्सीन की पैकेजिंग पाकिस्तान में करें, क्योंकि रॉ मटेरियल तो चाइना से इम्पोर्ट हुआ है और आई थिंक पैकेजिंग जो है इसकी पाकिस्तान में हो रही है और बाकायदा इसका क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के साथ ये सब कुछ होता है। सो इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, इसकी ट्रेनिंग हुई है बाकायदा और इसी तरह NIH में ये डॉक्टर साहब मैन्युफैक्चर होगी। बिल्कुल तो, मैं समझ गया हूँ, हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया। एक सवाल जो है ज़रूरी आपसे पूछ रहे हैं, मैं चाहूँगा आप मुख्तसर उसका जवाब दें। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद एक दफ़ा आपकी 2 डोजेज़ लग गए हैं, उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी के लिए वैक्सीनेटेड हो गए हैं, या फिर आइंदा आने वाले अरसे में, सालों में ये चांस होगा कि आपको दोबारा वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी जी कि आपको बूस्टर डोज लगे, जैसा कि हमें फ्लू में लग सकता है। फ्लू में हर साल आपको बूस्टर डोज लगता है, तो 8-9 महीने के बाद एक बूस्टर डोज शायद लगने की जरूरत हो, क्योंकि म्यूटेशन हो रही होती है और वेरिएंट्स चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए एक बूस्टर डोज लगने की शायद जरूरत हो। लेकिन फिलहाल 2 डोजेस से ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिमी जमाली हमारे साथ थी, अपनी राय का इजहार कर रही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कंबल से दी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।